हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जैम। और मैं अपूर्व भटनागर आज से आपके फ़िज़िक्स के लेक्चर्स लिया करूँगा। क्लास 11th फ़िज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फिज़िक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। जो भी हम नेचर में होने वाले फिनोमिनास को स्टडी करते हैं उस चीज़ को हम फिज़िक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं साइंस वर्ड ये आया कहाँ से। ये एक ग्रीक वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू नो। अब जैसे कि हमें जो भी हमारे आसपास हो रहा है उस सब की हमें नॉलेज इकट्ठी करना, एक्चुअल नॉलेज इकट्ठी करना, इसको हम बोलते हैं साइंस। द वर्ड फिज़िक्स, तो फिज़िक्स वर्ड कहाँ से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड फ्यूज़ से डिराइव हुआ है विच मीन्स नेचर। अब नेचर में होने वाले जो भी फिनोमिनाज हैं, जैसे कि हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, तो इसके पीछे क्या फिनोमिना है? अब जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो करती है। दो मैग्नेट्स को अगर हम एक साथ ले आएँ तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो इन सब को स्टडी करना, अपने नेचर जो नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको स्टडी करना, तो ये होता है फिज़िक्स। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज टू डिलीवर फिज़िक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। बिना मैथमेटिक्स के हम फिज़िक्स बिल्कुल नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है, और वो सारे फॉर्मूलेज फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो ये सभी फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इधर फोकस करें। अब सेकंड है हमारा लॉज आर यूनिवर्सल। लॉज यूनिवर्सल होने चाहिए। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर हमारे ग्रेविटेशन की वैल्यू अलग है और चाइना में ग्रेविटेशन की वैल्यू अलग है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम दुबई जा रहे हैं और दुबई में जाते ही हमारे सारे रूल्स अलग हो गए। इनको तो हम यूनिवर्सल नहीं बोल सकते। यूनिवर्सल क्या होते हैं? जो हर जगह सेम होते हैं। तो लॉज क्या होते हैं हमारे इसमें? यूनिवर्सल होते हैं। एंड कंसेप्ट्स आर एवर डायनेमिक। एवर डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक मतलब जो चीज़ स्टैटिक नहीं है, जो रेस्ट में नहीं है हमारी, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। अब कंसेप्ट्स क्या होने चाहिए? एवर डायनेमिक होने चाहिए। कैसे? देखिए, अब जैसे कि बात करते हैं आज जो आज की बात करते हैं। अभी मैग्नेट्स हमारे क्या हो रहे हैं? अगर अपोजिट पोल्स हम उन दोनों को मिला दें तो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स हैं अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? रिपेल करते हैं। कल को क्या पता कि ये दोनों फिर ये फिनोमेना ही उल्टा हो जाए कि अपोजिट पोल्स हमारे रिपेल कर रहे हैं और सेम पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि नेचर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्या होती है? हमारे कंसेप्ट क्या होते हैं? एवर डायनेमिक। हम किसी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म की। तो यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, तो पेन फॉल ऑन द ग्राउंड, एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या है? न्यूटन्स के जो भी नेचर में उसने ऑब्जर्व करा है, उसने देखा कि हर एक इवेंट के पीछे एक ही फिनोमेना यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अट्रैक्शन। जैसे कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एप्पल नीचे गिर रहा है, तो ये सब क्या है? एक ही फिनोमेना पे बेस्ड है। तो उन सब का जो रीज़न दिया है उसने, वो एक ही रीज़न दिया है, दैट इज़ अट्रैक्शन। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। इट इज़ द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स ऑल द फिनोमिना। अब हम बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म क्या होता है? जैसे कि अब हमें समझना है कि फ़ैन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फ़ैन कैसे मूव करता है,
उसको मूव कराने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम स्टडी किसकी करेंगे, फ़ैन की करेंगे, फ़ैन के अंदर की करेंगे। अब हम रिडक्शनिज्म में यही चीज़ बताते हैं कि हम इसमें स्टडी किसकी करते हैं, सबसे स्मॉल पार्टिकल की। तो हम इसमें बात करेंगे फ़ैन के सबसे अंदर जो पार्टिकल्स लगे हुए, मतलब जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हम बात करेंगे उसकी, कि कैसे वो मूव करा रहा है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो यही हमारे को रिडक्शनिज्म कहता है। जैसे कि हमारे एक पास कोई केमिकल है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसमें क्या एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी कैसे अफेक्ट कर रही है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसी होगी। तो हम उसमें किसकी स्टडी कर रहे हैं, एक स्मॉल पार्टिकल की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। It is breaking down of a complex system into a simple constituent system to show that law of physics can be applied on these systems and we can understand the working of the complex systems. तो अब हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स से आपको लग रहा होगा ये पुराने ज़माने की फ़िज़िक्स, और मॉडर्न फिजिक्स क्या, अब की फ़िज़िक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को हमने 1900 से पहले जो भी डिस्कवरीज हो चुकी हैं या थ्योरीज दे दी गई हैं, रिसर्चिंग हुई हैं, उनको हमने क्लासिकल फिजिक्स में डाला है। और जो 1900 के बाद जो भी हुआ है उसको हमने मॉडर्न फिजिक्स में डाला है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमने मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है और ऑप्टिक्स है। मैकेनिक्स क्या होता है, जैसे कि स्टडी हम कर रहे हैं वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब की स्टडी करना है, हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स में आ गया ये सब चीज़ें, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम इसको। अब थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो, इसका मतलब क्या है, हीट। तो द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म, या फिर कोई भी अदर फॉर्म हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हैं, हीट इंजन है अपना। अब हमारी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। और जैसे कि अब रेफ्रिजरेटर हैं, उसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आपको क्या लग रहा है, ये पहले एक दो ब्रांचेस हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इन दोनों ब्रांचेस को एक ही वर्ड में फिक्स कर दिया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की, कि कैसे मैग्नेटिज्म, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं। तो सारी बातें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ, ऑप्टिक्स की। इसमें हम बात करेंगे इंटरफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो एक्सेट्रा, इसमें हम ऑप्टिक्स में बात करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स हमारे ये 12th में आएगा, तो 11th में हम सिर्फ मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा फोकस रहेगा। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्वांटम फिजिक्स, बहुत स्मॉल स्केल पे हमें स्टडी करनी होती है, जैसे कि एटम्स, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे स्टडी करते हैं। ये हमारे 12th के बाद ही आएगा हायर एजुकेशन में। तो अब आगे पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक, मीज़ोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। जब भी हम किसी चीज़ को साइंस में स्टडी करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम कोई फाइनाइट, बहुत लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, वेरी लार्ज स्केल। और माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे स्केल पे हम उसको स्टडी करते हैं, जैसे कि एटम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसमें ये सब चीज़ें किस में आ गई, माइक्रोस्कोपिक में। अब हम बात करते हैं मीज़ोस्कोपिक में। मीज़ोस्कोपिक में क्या होता है, ये जैसे कि ना तो ज़्यादा बड़े स्केल पे होता है और ना ही ज़्यादा छोटे स्केल पे होता है। ये होता है अराउंड 100
मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एक बॉक्स में 100 पार्टिकल्स हैं, तो उस पे हमें स्टडी करनी है, तो वो चीज़ हमारे किस में आती है, मीज़ोस्कोपिक में आती है। अब हम बात करते हैं, नाउ फिज़िक्स इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। फिज़िक्स केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? अब देखिए, फिज़िक्स में काफ़ी सारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप्स हैं, और केमिस्ट्री में क्या क्रिस्टलोग्राफिक वगैरह हैं। इसमें हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। बायोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं हम? बायोलॉजी के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, एटम्स वगैरह की। मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया ही था, बिना मैथमेटिक्स के फिज़िक्स होती ही नहीं है, मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोनॉमी में ये है कि हम कैसे तारों की भाषा से मतलब तारों की स्टडी करें, और स्पेस से रिलेटेड हमारे आसमान में क्या क्या हो रहा है उसकी स्टडी करना, ये सब आता है एस्ट्रोनॉमी में, एक्सेट्रा। अब सेकंड पॉइंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स? साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज, जो मेजर साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी है, ये आपको अपने आप ही लर्न करनी होगी। तो अब हम चलते हैं आगे। कंजर्वेशन लॉज, कौन कौन से होते हैं कंजर्वेशन लॉज? एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड द रिमेन टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज भी सेम होता है बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा। तो हम समझते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पे 3 वायर्स हैं, 2 वायर में से एक वायर में 15 कूलम चार्ज आ रहा है और एक वायर में 5 कूलम चार्ज आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट जब निकलेगा तो हमें एंड पॉइंट पे कितना कूलम चार्ज मिलेगा? 25 या 30 या 20 कूलम चार्ज? तो इसका सही आंसर है 20 कूलम चार्ज। दोनों तरफ से जो 15 कूलम और 5 कूलम चार्ज आ रहा है, इसका रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा? 15 + 5 20 कूलम चार्ज। तो ये भी सेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा। देखिए, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसका जो टोटल हम करते हैं तो ये हमारे को कंजर्व्ड रहता है, इसका टोटल अमाउंट हमारे पास क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है P = mv, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, 2, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ये दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं v वेलोसिटी से और दोनों कोलाइड हो गए। तो बिफोर कोलिजन इनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? mu1 + mu2, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी mv1 + mv2। तो ये हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यही हमारा लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि the linear momentum before collision is equals to the linear momentum after collision without any present external forces। तो ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो जैसे कि लीनियर मोमेंटम में हमने m × v लिया, अब इसमें हम एंगुलर मोमेंटम में हम मास की जगह क्या लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। ये आप आगे वाले आने समय में पढ़ेंगे। अब v में, इसमें जो मास तो हो गया हमारा I से रिप्लेस हो गया, और v किससे होगा हमारा? ओमेगा से, जिसको ये दिखता W जैसा है लेकिन ये ग्रीक लेटर है ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? I × ओमेगा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे? विदाउट एनी प्रेजेंट एक्सटर्नल टॉर्क, उसमें था फोर्स, इसमें होगा टॉर्क।
without any present external torque the angular momentum remains conserved. तो इसमें ये कंजर्व्ड होता है. तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस. तो प्लीज़ जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.